अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खैर ने कहा, बेहतर हो कोर्ट की जगह मध्यस्थता के जरिए हो मामले का निपटारा। सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। अब 31 मार्च को होगी सुनवाई। आदित्यनाथ योगी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कहा, सरकार करेगी हर संभव मदद। लोकसभा में अपने आखिरी भाषण में यूपी के विकास के लिए बुलंद की आवाज। कहा, भ्रष्टाचार और दंगा मुक्त यूपी बनाएंगे। यूपी के नाम को वो चमकाएंगे। आडवाणी ने भी मंदिर पर आपसी सहमति पर दिया जोर। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने अमित शाह के साथ की मुलाकात। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर हुई शाह से बातचीत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी हुई मुलाकात। ईवीएम मशीनों में खराबी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। शुक्रवार को होगी सुनवाई। 5 राज्यों में हुए हालिया चुनावों के नतीजों के बाद कई सियासी दलों ने उठाए हैं ईवीएम पर सवाल। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को भेजा नोटिस। कोर्ट ने पूछा, क्या पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने का एक मौका और दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने इससे किया इनकार। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को। और उत्तर प्रदेश में जारी है बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई। इलाहाबाद के बाद अब गाजियाबाद और वाराणसी के बूचड़खानों पर लगे ताले। सीतापुर में अवैध बूचड़खानों पर छापेमारी। मांस कारोबारियों में गुस्सा। भूमि फिल्म की शूटिंग करते वक्त घायल हुए संजय दत्त। पसलियों में लगी चोट, ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। चोट के बावजूद शूटिंग जारी रखना चाहते हैं संजय दत्त। शूटिंग के पहले एपीएन के स्टूडियो आए थे संजय दत्त। देश की बात में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ राजश्री। आज विश्व कविता दिवस है, तो देश की बात में हम याद रखेंगे उन तमाम लेखनी के धनिकों को जिन्होंने जीवन के सच और रस और हर पहलू को हमें हर वक्त हमारे सामने रखा, हमें वो रूबरू कराते रहे। छायावाद के स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। लेकिन दुनिया की आपाधापी में कविता कैसे हर रूप में ढलती रही है, ये बहुत दिलचस्प है। तो देश की बात में आज हम वियोगी और योगी दोनों की बात करेंगे और देखेंगे कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी सलाह दी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी नजर रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी दिल्ली में क्या कर रहे थे दिन भर, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों को कौन सी नसीहत दी है, ये आपको बताएंगे। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों मोर्चा खोला है, ये भी आपको दिखाएंगे। राजनीति की दुनिया से निकल के बढ़ेंगे हकीकत की ओर और देखेंगे कहां और कैसे कमजोर की जा रही है हमारे देश की भविष्य की बुनियाद। कपिल और गुत्थी की क्यों हो गई है फिर से लड़ाई, इस पर भी हमारी नजर होगी। और क्या है वजह, और संजय दत्त कैसे घायल हो गए, ये हम आपके सामने रखेंगे। कमल हासन पर महाभारत का अपमान करने का क्यों आरोप लगा है, ये आपको बताएंगे। और ट्रंप के एक फैसले से कैसा विवाद अमेरिका में चल रहा है इस वक्त, ये भी आपको बताएंगे। याद करेंगे उस सुरीले मुसलमान को जो बाबा विश्वनाथ को सुनाता था अपनी शहनाई की तान। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कई दशक से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि यह मुद्दा
कोर्ट के बाहर बातचीत से हल किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर इस मुद्दे को बातचीत से हल कर लेना चाहिए। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो दोनों के बीच मध्यस्थता को भी तैयार है। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नजरें अब उसके बड़े एजेंडे पर हैं। किसान कानून व्यवस्था, रोजगार, इन सब मुद्दों पर सरकार अपनी कवायद में तेजी बरतती दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 325 विधायकों के साथ बनी इस सरकार का रुख राम मंदिर मामले पर क्या होता है। मंदिर मस्जिद विवाद मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी सलाह सामने आई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेर ने ये सलाह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें स्वामी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। ये एक संवेदनशील मसला है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता को तैयार है। सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। स्वामी के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि राम जहां पैदा हुए मंदिर वहीं बन सकता है, जबकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है। नमाज सड़क पर भी पढ़ी जाती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस सकारात्मक प्रस्ताव पर विचार करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभरा है कि मामले में सहमति बनाने के लिए दोनों पक्ष आगे कैसे बढ़ेंगे। मंदिर का निर्माण होना है, उसके तीनों रास्ते खुले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हो, वार्तालाप के द्वारा हो या न्यायालय के फैसले के द्वारा हो। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। हम लोग तो चाहते थे, इससे पहले 1 साल पहले चाह रहे थे कि कोई हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसी आपसी बातचीत बन जाए कि इसका समझौता हो जाए, लेकिन मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट भी नहीं चाहेगा और हिंदू मुसलमान दोनों चाहें, समझौता संभव है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहुमत से फैसला दिया था कि जिस जगह पर राम की मूर्ति स्थापित है वहाँ मूर्ति ही रहेगी और बाकी जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। सचिन भाटिया के साथ दिशा बेस्ट, APN। मुख्यमंत्री योगी ने जैसे ही सत्ता संभाली, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके क्या एजेंडा है। सत्ता संभालने के पहले भी वो राम मंदिर पर स्पष्ट अपने राय रखते आए हैं और उनका ये मानना है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पर है आजमगढ़। वहीं के थे कैफी आजमी, जो आमतौर पर गजल लिखा करते थे। उन्होंने पर एक कविता नुमा गजल लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे। तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी। राम मंदिर बनाने की जो बातें चल रही हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये देखना कि कहीं इस मंदिर के बहाने जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं छिड़ न जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इसको सामाजिक सौहार्द के साथ बनाया जाए, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है कि कोर्ट से ज़्यादा अच्छा होगा कि सबको साथ लेकर इस पर फैसला कोई लिया जाए। उधर राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का कुछ राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, जबकि कुछ और ने कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी करने की अपील की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर मुद्दे पर संबंधित पक्षों को आम सहमति बनाने पर जोर दिया है, जबकि AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत से असहमति जताई है। ओवैसी का आरोप है कि याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जानबूझकर कोर्ट को यह जानकारी नहीं दी कि इससे पहले भी 6 बार इसी तरह की कोशिशें की जा चुकी हैं जो असफल हुई हैं।
ओवैसी ने कहा कि अब पर्सनल लॉ बोर्ड ये फैसला कर चुका है कि वह किसी से भी बातचीत नहीं करेगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में रोजाना सुनवाई करने की अपील की है। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म रही। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां इस पर सधी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कुछ नेताओं ने सुनवाई की पैरवी की। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम प्रमुख दलों ने अपने बयान में राम मंदिर को लेकर आपसी बातचीत पर जोर दिया। राम मंदिर बनना करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और उसके मार्ग प्रशस्त होने में भगवान राम भी तो कुछ अपने प्रयास करेंगे और भगवान राम का आदेश होगा और हम चाहेंगे कि एक भव्य राम मंदिर वहां बने, लेकिन संवैधानिक ढांचे में या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए रास्ते पर। कि संवाद और सद्भाव इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। अगर दोनों समाज के लोगों में आम राय से सहमति बनती है और यह शांति बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव का सबसे अच्छा रास्ता होगा। कोई ना कोई फार्मूला निकल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, लेकिन अयोध्या का समाधान राष्ट्रव्यापी होगा और विश्वव्यापी होगा। इसलिए ऐसा समाधान निकलना चाहिए जिसमें कि हजारों साल तक इस समाधान की जय जयकार हो। कोशिश लेकिन ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए और कोई ऐसा पक्ष हो, सरकार तो नहीं लगता है कि वो ईमानदारी से प्रयास कर सकती है। कुछ दल राम मंदिर पर आपसी सहमति की बात से किनारा करते भी दिखे। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई पूरी करने की अपील की। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि रोज इसकी अपील की सुनवाई करिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे। देखिए, बातचीत के जरिए हल नहीं निकला तभी तो गया कोर्ट पे। मामला कोर्ट पे क्या है कि उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट फैसले से पहले आपसी सहमति की कोशिश चाहता है। अदालत का फैसला जमीन के मालिकाना हक को लेकर हो सकता है, लेकिन ये करोड़ों लोगों के आस्था का प्रश्न भी है। ऐसे में कोर्ट चाहता है कि फैसला आपस में मिल बैठकर हो तो ज्यादा अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हिंदी साहित्य की यदि बात करें या भारतीय साहित्यों की यदि बात करें, तो चाहे वो भाषा कोई भी हो, राम एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिस पर सबसे ज्यादा लिखा गया है। कविताएं, कहानियां, गजलें, दोहे, सवैयां, सब कुछ। यहाँ तक कि रामचरितमानस को कौन नहीं जानता। घर घर में पढ़ा जाने वाला ये काव्य, ये महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित रहा। और राम एक ऐसे पात्र रहे जो हमेशा निर्विवादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, घर घर में बसने वाले। ऐसे राम को जब विवादों में घसीटा गया तो आप समझ सकते हैं कि तमाम ऐसे जनमानस पर क्या कुछ गुजरा होगा। राम एक तरह से एक विवादित भगवान के तौर पर पूजे जाते रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन राम मंदिर का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लेता रहा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला और इसको लेकर क्या पूरा विवाद है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दावा किया जाता है कि सन 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद का निर्माण एक ऐसे स्थल पर हुआ जिसे हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई। करीब 325 साल बाद 1853 में विवादित स्थल पर सांप्रदायिक दंगे हुए। 6 साल बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दी। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने राम मंदिर के निर्माण के लिए समिति का गठन किया और अभियान का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए विवादित स्थल से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने देशव्यापी रथ यात्रा की शुरुआत की। साल 1991 में रथ यात्रा का फायदा बीजेपी को हुआ और वो यूपी की सत्ता में आ गई।
मंदिर बनाने के लिए देश भर से ईंटें भेजी गई। 6 दिसंबर 1992 के दिन हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दी, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। 1992 में न्यायमूर्ति लिब्राहन की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। 2002 में विवादित स्थल पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हुआ। हाईकोर्ट ने एएसआई को इस बात की जांच करने के लिए कहा कि 1528 में पहले वहां मस्जिद थी या नहीं। 2002 सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। अदालत के फैसले को माना जाएगा। 2003 एएसआई ने कहा कि मंदिर अवशेष के सबूत हैं। 2003 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अपील को ठुकराया। 2009 बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच कर रहे लिब्राहन आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2009 रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी माना गया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार दिया था। हाई कोर्ट ने 2.78 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया था। इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, जिसमें राम मंदिर बनना था। दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, जबकि विवादित स्थल का तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। राजनीति और वोट ऐसी चीज होती है जिसने वाल्मीकि के राम को, कबीर के राम को, तुलसी के राम को, हमारे और आपके राम को विवादों में ला दिया और राम मंदिर को भी बड़ा विवाद बना दिया, जिसे अब तक हम सुलझा रहे हैं। ये वो देश है जहां राम और रहीम सबको एक माना गया था, लेकिन उसको भी अब कैसे हम अंतर करके आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। और उधर यूपी की हम बात करें तो यूपी में बीजेपी ने सरकार बनने से पहले जिन वादों का जमकर प्रचार किया था, अब उन वादों का सहारा लिए जनता नई सरकार की तरफ देख रही है। लेकिन शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भी मंत्रियों का विभाग तय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सलाह मशवरा करने आज दिल्ली में रहे। इस दौरान योगी ने 16वीं लोकसभा से इस्तीफा देने के पहले अपने आखिरी भाषण में संसद में कहा कि यूपी में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और अब यूपी पीएम मोदी के सपनों का राज्य बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद आदित्यनाथ योगी पहली बार दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद योगी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही कारण है कि योगी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। बाद में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लोकसभा पहुंचे और सदन की कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। संसद में बोलते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार के आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। आदित्यनाथ योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी अब भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। योगी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर चुटकी भी ली। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के अलावा उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी के सपनों का प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के दल के एक और प्रधानमंत्री रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को एक सपनों का प्रदेश बनाना चाहते थे और पूरे देश को कहा जाए तो एक ऐसा प्रगतिशील देश बनाना चाहते थे जिसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाए। उनकी रचना को जरूर याद करना मौजूद होगा यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी की ये रचना, जिसे आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए एक संदेश भी मान सकते हैं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। योगी आदित्यनाथ को भी कदम मिलाकर ही चलना होगा और इस कदम ताल में वो कितना सफल हो पाते हैं देखना होगा। लोकसभा में लेकिन अपने विदाई भाषण में आदित्यनाथ योगी ने पुराने दौर को खूब याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे गोरखपुर का नाम बदनाम था, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इसे नया मुकाम दिया है। योगी ने यूपी के भविष्य को लेकर भी रोड मैप की पूरी जानकारी दी। सदन में उनके बयान के दौरान कई बार हंसी के मौके भी आए। ये जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मिला जनादेश, स्वतः उन लोगों को जिन लोगों ने विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है, उन लोगों पर एक तमाचा भी है। उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात को साबित करता है। जब मैं पहली बार इस सदन में चुन करके आया था, उस समय जब मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, मैं बहुत पतला था। जब मैं यहां आता था तो अभी भी कोई बहुत मोटे नहीं है। अभी ठीक वैसा वजन बढ़ा। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया, तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा आप सरदार जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर दोबारा नहीं गया। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे, कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा। और यह कार्य वहां पर प्रारंभ आप देखिए अवश्य। और मैं आपको खासतौर पर खड़गे जी, आपको यहां पर नेता के रूप में है और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा। उधर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सुरक्षा Z+ हो गई और 3 शिफ्ट के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। लखनऊ में उनका सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर है और अभी वो VVIP गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, इसलिए वहां भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात हैं। जल्द ही उनकी सुरक्षा में राष्ट्रीय सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी आ जाएंगे। एक शिफ्ट में 8 कमांडो के हिसाब से यहाँ 24 कमांडो की तैनाती की जाएगी। इस दुबले पतले व्यक्ति की सुरक्षा लाजिम भी है। उधर योगी की हम बात करें और उनकी सरकार की बात करें तो सत्ता में आने के बाद सुस्त पड़ी लखनऊ पुलिस भी सक्रिय हो गई दिख रही है और बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर अधिकारी सचेत भी हो गए, कुछ ज्यादा ही। इसी का नतीजा हो रहा है कि पुलिस अब मंचलों को पकड़ने के लिए सड़क पर उतर आई है। गौरतलब है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में एंटी रोमियो दल एक मुख्य बिंदु था। इसी कड़ी में लखनऊ के कोतवाली हजरतगंज इलाके में एक नामचीन कॉलेज के पास पुलिस ने एंटी रोमियो दल बनाकर मंचलों की धरपकड़ की है। इस दौरान कई मंचले पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन बीजेपी ने यह घोषणा की थी कि वो अपने पार्टी के अंदर एक एंटी रोमियो दल बनाएगी जो कि ये कार्य करेगी। बीजेपी से आगे पुलिस ने अपना कार्य शुरू कर दिया। यूपी में सत्ता क्या बदली?
शासन प्रशासन का रंग और स्वरूप भी बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मजनूओं के खिलाफ एंटी रोमियो दल के गठन की बात कही थी, लेकिन आलम यह है कि भले ही अब तक इसे लेकर कोई आदेश जारी ना हुआ हो, लेकिन पुलिस पर इसका असर दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मजनूओं के खिलाफ अभियान चलाया और कई लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो लड़कियों के स्कूल हैं, तो प्राय देखा गया कि छुट्टियों के समय वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के जो रहते हैं, जो बाहर के होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले नहीं होते, बैठे रहते हैं अनावश्यक रूप से छेड़खानी कर। कई बार ये लोग छेड़खानी भी करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। इनके खिलाफ आज चेकिंग की गई थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सरकार गठन के बाद ही बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वो सभी तरह के अपराधों पर लगाम लगाएं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी एंटी रोमियो दल का गठन नहीं किया गया, लेकिन इस कार्रवाई को उसकी शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और एंटी रोमियो दल के आगे भी कई कार्रवाई हुई है। आज बीजेपी के एक और चुनावी वादे के तहत अब बूचड़खाने पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। गाजियाबाद में आज 15 बूचड़खानों को बंद कराया गया। यह बूचड़खाने गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में चल रहे थे। उधर वाराणसी में भी आज बूचड़खाने बंद करवाए गए और कहा गया कि ये अवैध रूप से चल रहे थे। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी एक बूचड़खाने को सील कर दिया गया और साथ ही आगरा में भी यही कार्रवाई की गई। सोमवार को भी इलाहाबाद में 2 बूचड़खाने बंद करवाए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। योगी ने कहा था यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खाने बंद करने की बात अक्सर कहते रही हैं। कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर इस प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में गाय बैल भैंस के खून की नदियां बहे। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में घी और दूध की नदियां बहे। ऐसे में बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई योगी के एक्शन प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के वक्त जारी बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे पन्ने पर अवैध और यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने का भरोसा दिलाया गया। कानून की अनदेखी करके चल रहे बूचड़खानों को बंद करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन सरकार की मंजूरी से चल रहे यांत्रिक कत्लखानों पर ताला लगवाना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यूपी के कई जिलों में मशीनी कत्लखाने हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। सिस्टम है कि हमको धंधे में लगाए, हमारे बाल बच्चे जो है क्या करेंगे। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी हमारा जो है धंधा यही है और कुछ हम कर नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे क्या रोड पे आ जाएंगे, क्या बच्चियाँ क्या करेंगी। महंगाई इतनी है कि हमारे लड़के जो है न फीस दे पाएंगे न पढ़ पाएंगे। सरकार बंद कर देगी तो इसकी बहुत बड़ी समस्या आएगी, हम लोग भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। इन कत्लखानों में हर काम मशीन से होता है। ऐसे कत्लखानों में भैंस का मांस तैयार किया जाता है। देश में महाराष्ट्र के साथ यूपी से ही सबसे ज्यादा मांस निर्यात होता है। ऐसी इकाइयों के पास केंद्र का लाइसेंस भी होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या लाइसेंस होने के बावजूद इन कत्लखानों को बंद करवा दिया जाएगा? क्या इस तरह कोई भी फैसला अदालत में टिक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे आदित्यनाथ योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के किसानों की कर्ज माफी की है। अगर राज्य सरकार सिर्फ छोटे और मझोले किसानों के कर्ज को माफ करने का फैसला लेती है तो राज्य सरकार पर 36,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, यानी राज्य की कुल आमदनी का 8% हिस्सा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आदित्यनाथ योगी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन यूपी के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। पीएम मोदी के इस बयान ने यूपी में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई और कर्ज माफी की उम्मीदों में लोगों ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। अब जबकि केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है,
तो ऐसे में कर्ज माफी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। ऐसे में योगी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादे को पूरा करने की है। अगर राज्य सरकार सिर्फ छोटे और मझले किसानों को कर्ज को माफ करने का फैसला लेती है, तब भी सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो कि राज्य की कुल आमदनी का करीब 8% हिस्सा है। अगर योगी सरकार केंद्र की मदद से ऐसा करती है, तो दूसरे राज्यों के किसानों को भी ऐसी मांग रह सकती है। देश में 12,60,000 करोड़ का कृषि लोन है। 7,75,000 करोड़ फसल लोन के मद में किसानों को दिया गया है, जबकि 4,85,000 करोड़ टर्म लोन के नाम पर बांटा गया है। किसानों को कर्ज देने के नाम पर यूपी शीर्ष 5 राज्यों में सबसे आगे है। यूपी कुल 79,08,100 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के साथ अव्वल है, तो 40,67,200 करोड़ के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 40,05,500 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 33,42,100 करोड़ का है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 32,78,700 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 32,77,500 करोड़ का किसान ऋण बांटा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में किसानों की कर्ज माफी से बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के साल 2012 के आंकड़ों का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि कृषि कर्ज का 31% सीमांत और छोटे किसानों यानी 2.5 एकड़ तक की जमीन वालों को दिया गया है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज माफ करने की योजना पर सरकार को करीब 27,419.7 करोड़ रुपए माफ करने होंगे, जो एक बड़ा और साहसिक निर्णय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादों में बिजली भी एक प्रमुख मुद्दा रहा था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि जहां जहां कनेक्शन है वहां 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाए। इसके साथ ही करीब 1.5 करोड़ बिजली से वंचित घरों तक भी बिजली पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि फिलहाल यूपी को 24 घंटे बिजली देना दूर की कौड़ी है। अगर बिजली उपलब्ध भी करा दी गई तो इसे आम आदमी तक पहुंचाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बिजली सप्लाई की वर्तमान व्यवस्था जो है वो काफी जर्जर हालत में है। ट्रांसफार्मर और फीडर के खराब होने पर अब भी कई दिनों तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है। फिर एक बड़ी दिक्कत उन इलाकों को लेकर है जहां लोग बिजली का बिल तक जमा नहीं करते या फिर बिना कनेक्शन लिए जुगाड़ से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। लेकिन यूपी ही नहीं, पूरे देश में यदि हम बात करें तो बुनियादी ढांचे की कमी है। आजादी के 70 साल बाद भी सरकारें आम आदमी को मूल सुविधाएं मुहैया कराने में असफल रही हैं। शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर रहने को घर, आम आदमी की पहुंच से अभी भी बहुत कुछ बाहर है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी ही नहीं, पूरे देश में बुनियादी ढांचे की कमी है। चाहे केंद्र हो या राज्य, तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी देश की एक बड़ी आबादी के पास ना तो खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े और न ही रहने के लिए घर। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है और न ही पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं। कुछ दिनों पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद देश में 5वीं तक के छात्रों की संख्या में पिछले 1 साल में ही 23 लाख बच्चों की कमी आई है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की कक्षाओं से 7 लाख बच्चे घट गए। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का प्राथमिक स्कूल से कम होना सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी सुविधाओं के बावजूद ऐसा क्यों? कमी कहां है? या फिर ये सभी सुविधाएं हवाई साबित हो रही हैं? प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन की वो नींव होती है जिस पर उसके संपूर्ण जीवन का भविष्य तय होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी तौर पर लागू है और इस अधिनियम को लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन शिक्षा को लेकर जो हमारा सपना था वो कहीं भी रूप लेता नहीं दिख रहा। हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। अगर कुछ बदला है तो वो केवल वक्त, और आज समय यही पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में भी बहुत कमी है। जनसंख्या के अनुपात में अस्पतालों की संख्या, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों की बहुत कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% चिकित्सक और 75% स्वास्थ्य केंद्र भी मिलकर केवल 28% जनसंख्या का ही इलाज कर पाते हैं। सरकार का अधिक ध्यान बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता और पर्यावरणीय प्रदूषण पर रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बहुत कम है।
भारत में विश्व की 17% जनसंख्या रहती है। इस अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 1% खर्च किया जाता है। विश्व में ये शायद न्यूनतम है। आवास एवं शहरी गरीब निवारण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2.47 करोड़ आवास की कमी है। विश्व की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है, जबकि दुनिया की कुल जमीन का केवल 2.4% भारत के पास है। इसके साथ ही आबादी के लिए सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार है, तकरीबन 667 लाख टन का। यह स्टॉक के लिए तय सरकारी सीमा की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। इतना होने के बावजूद भी अनाज भूखों तक नहीं पहुंच रहा। आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से देश में बिजली की कमी 2021-22 तक बढ़कर 5.6% हो सकती है, जो पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम मांग के समय 2.6% थी। एक सरकारी शोध के मुताबिक भारत को करीब 8 से 9% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि बनाए रखने के लिए बिजली के क्षेत्र में 7% सालाना वृद्धि की जरूरत हो सकती है। दरअसल देखा गया है कि कई सरकारी योजनाएं बनती तो हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती हैं और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन तमाम चुनौतियों से एक देश तब निपट लेता है जब उसको इस बात की गारंटी हो कि आने वाला भविष्य बेहद अच्छा है और नौनिहाल उसके जो आने वाले भविष्य हैं वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन तब क्या हो जब एक और देश में शिक्षा सहित दूसरी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी हो। वहीं यूपी में अगर देखें तो बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से नकल जारी है और बोर्ड ही परीक्षा नहीं, स्कूलों में भी नकल करके हमारी बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है, हमारे भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है। शिक्षा माफिया और प्रशासनिक मिलीभगत के चलते जहां नौनिहालों का भविष्य दांव पर लग गया है, जहां ऐसी बुनियाद डाली जा रही है, वहां पर आप एक सुनहरे भविष्य की कल्पना यदि करें तो सब कुछ बेमानी सा लगता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये हिंदी की है और पेपर भी हिंदी का है। खोलिए जरा। सत्ता तो बदल गई, लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था में बदलाव कब होगा। नकल के लिए बदनाम यूपी में इस बार भी खुलेआम बोर्ड परीक्षा में नकल हो रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। महाराजगंज, अलीगढ़, मथुरा और बलिया की ये तस्वीरें यूपी में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की गवाही दे रही हैं। शिक्षा माफिया खुलेआम अपना धंधा चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर छात्रों को नकल कराई जा रही है। कमोबेश यही आलम पूरे उत्तर प्रदेश का है। नौनिहालों का भविष्य बर्बाद करने के पीछे का मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। ना तो इसे रोकने वाला कोई है और ना ही टोकने वाला। प्रशासन की सुस्ती का आलम यह है कि इसके पास इधर झांकने तक का वक्त नहीं। हाँ, परीक्षा प्रबंधन के बेहतर और चाक चौबंद दावों की लंबी फहरिस्त जरूर उसके पास है। नकल की नींव पर खड़े भविष्य से आखिर कैसे देश और प्रदेश को सुधारने की कल्पना भी की जा सकती है। नकल के जरिए पास होकर ये नौनिहाल जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो शायद इन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की। लेकिन इन सब के बीच इन सब के लिए जिम्मेदार शिक्षा संस्थानों और सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन हकीकत अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह, और इसीलिए आज का दिन भी राजनीति के नाम रहा। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। डालते हैं एक नजर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के संभावित नामों पर। यूपी में बीजेपी संगठन के कई नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद खाली हुए महत्वपूर्ण पदों के लिए कई दिग्गज अब जोर आजमाइश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की जगह बीजेपी आलाकमान किसी पिछड़े दलित या फिर ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को योगी सरकार में कम जगह मिलने की वजह से अगला प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमांचल से हो सकता है। बीजेपी ने यूपी में अप्रैल 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसका लाभ उसे चुनाव में भी मिला। मौर्य की पिछड़ी जाति से होने की वजह से पार्टी को एक तरफा वोट मिले। अब एक बार फिर 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किसी दलित या फिर ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है।
अगर दलित नेतृत्व की बात हुई तो आगरा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम या फिर महामंत्री विद्याशंकर सोनकर को मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचल के बाद अब देश की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों में पार्टी सदस्यों की उपस्थिति कम रहने और कई बार कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाखुशी जाहिर की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सख्त तेवर दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सदस्यों से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वक्त पूछ सकता हूं कि सदन में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर अपने मंत्रियों और सांसदों को नसीहत देते रहते हैं। उनकी नजर मंत्रियों और सांसदों के कामकाज पर बराबर बनी रहती है। इस बार पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के सांसदों की खराब अटेंडेंस पर नाराजगी जताई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने सभी सांसदों से उनकी संसदीय जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर दिया और सदन की कार्रवाई में नियमित तौर पर हिस्सा लेने को कहा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो कभी किसी को भी बुलाकर सदन की कार्रवाई के बारे में पूछ सकते हैं। पीएम का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब लोकसभा में कई मौकों पर कोरम पूरा नहीं हुआ। राज्यसभा में मंगलवार को ऐसी स्थिति देखने को मिली जब 3 मंत्री अपनी मिनिस्ट्री से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर सभापति हामिद अंसारी ने नाराजगी भी जताई। विपक्ष ने जहाजरानी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आया तो मंत्री सदन से गायब थे। पीएम मोदी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि वो ना बैठेंगे और ना ही किसी को बैठने देंगे, लेकिन लगता है कि उन्हीं के मंत्रियों और सांसदों पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने जीएसटी पर मिली सफलता को लोगों तक पहुंचाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वो अपने इलाकों में लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी दें और बताएं कि आर्थिक सुधार की दिशा में ये केंद्र सरकार का कितना बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पंजाब में नई सरकार के गठन के अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन पूर्व क्रिकेटर और मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सामने गुगली फेंक दी है। कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने से नाखुश सिद्धू के द कपिल शर्मा शो से नहीं हटने के फैसले ने सीएम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उधर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी इस मैच में पार्टी बन गई हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि सिद्धू अपनी जीविका टीवी से कमाते हैं और हमारे पास टीवी के सिवाय कोई व्यापार या आय का दूसरा स्रोत नहीं है। ऐसे में वो इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकते। पंजाब में सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री बने नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर के खिलाफ गुगली फेंकी। सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से स्थानीय निकाय के साथ साथ हाउसिंग और शहरी विकास विभाग की भी मांग की। सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार में महकमा एक ही है, लेकिन राज्यों में बांट दिए गए हैं। कैप्टन और सिद्धू के बीच तल्खी लगातार बनी हुई है। इसमें उस वक्त और इजाफा देखने को मिला जब ये बात सामने आई कि सिद्धू मंत्री बनने के साथ साथ कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में भी काम जारी रखेंगे। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेंगे कि सिद्धू को टीवी शो में काम करना चाहिए या नहीं। अमरिंदर ने कहा कि पूरी तरह से कानून पर निर्भर करता है और वो नहीं जानते कि हितों का टकराव है या नहीं। सिद्धू का द कपिल शर्मा शो में काम जारी रखना विवाद का विषय बनता जा रहा है। सिद्धू के पक्ष में अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू आ गई। नवजोत कौर ने कहा कि उनके पास टीवी शो के जरिए ही कमाई का एकमात्र आय का साधन है, इसे सिद्धू नहीं छोड़ सकते। दरअसल कैप्टन और सिद्धू के बीच अहम की लड़ाई चल रही है। पंजाब का डिप्टी सीएम बनने के सिद्धू के ख्वाबों पर कैप्टन पहले ही पानी डाल चुके हैं। ऊपर ये कि उन्हें सरकार में भी कम महत्वपूर्ण पद थमा दिया गया, लिहाजा अब सिद्धू भी खोलकर कैप्टन के खिलाफ आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आगे देखेंगे हम कि कैसे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई हैं और साथ ही बात करेंगे दिल्ली के MCD चुनावों की भी। लेकिन इस वक्त देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब अपने बेटे राहुल गांधी के साथ 4 अप्रैल को भारत वापस आएंगी। वो रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका गई हुई हैं। राहुल गांधी भी अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। खबर आ रही है कि अभी सोनिया गांधी का अमेरिका में इलाज चल रहा है और वो 4 अप्रैल को भारत के लिए वापसी करेंगी।
सोनिया गांधी 8 मार्च को इलाज के लिए अमेरिका गई थी। मध्य प्रदेश के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट विशाल दीवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को संपर्क किया है। विशाल का कहना है कि राहुल गांधी की देश में हुए 27 चुनावों में हार हुई है, लिहाजा उनका नाम गिनीज रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। दीवान का मानना है कि पिछले 5 साल में राहुल जहां भी प्रचार करने गए वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दीवान ने गिनीज बुक एडमिनिस्ट्रेशन को न केवल लेटर लिखा बल्कि एनरोलमेंट फीस भी चुकाई है। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए अहम कदम उठाते हुए नया फरमान जारी किया है। सरकार ने तय किया है कि ऑफिस में यौन शोषण की शिकायत करने वाले महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। ये लीव उस समय तक मिल सकती है जब तक मामले की जांच चल रही हो। देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर का सफर अब आसान होने जा रहा है। जल्द ही इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला सुपर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। 195 किलोमीटर लंबे इस सुपर एक्सप्रेस वे को बनाने में 6,530 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके बन जाने के बाद गुड़गांव से जयपुर पहुंचने में मात्र 120 मिनट यानी कि 2 घंटे लगेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ दिया है। इससे पहले आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में अश्विन और जडेजा ऐसे पहले 2 स्पिनर थे जो एक साथ टॉप पर थे। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उनके अब 861 रेटिंग अंक हैं। इसी के साथ पुजारा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले की तरह ही रैंकिंग में चौथे स्थान पर बने हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की जगह ली, जो अब 5वें स्थान पर खिसक गए। और आप देख रहे हैं देश की बात। हम आपको बता दें कि यदि आप एपीएन से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शूट की हुई खबर हम दिखाएं, तो आप हमें सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें और हमसे संपर्क इसके द्वारा कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है एपीएन न्यूज इंडिया, इसे आप फॉलो करें और डीएम के द्वारा आप अपनी खबर या वीडियोस या अपनी जानकारी, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। आप इस पर भी डायरेक्ट अपना वीडियो हम तक भेज सकते हैं। और साथ ही हमारा फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज इंडिया, इसे भी आप लाइक कर सकते हैं। सीधे तौर पर आप हमसे जुड़ने के लिए contact@apnlive.com पर आ सकते हैं और अपनी मेल हम तक भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग घर की सफाई तो करते हैं, मगर कूड़ा कचरा सड़कों, नालियों या खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। पॉकेट से गुटखा, पान निकालते और मुंह में डालकर चबाने लगते हैं और बिना किसी संकोच के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने में उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड में अब ऐसा नहीं होगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। अब लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंक सकेंगे, नहीं थूक सकेंगे। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो एक्ट की धारा 9 के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तक उन्हें देना पड़ेगा। यही नहीं, जुर्माना के साथ साथ 6 माह की सजा का भी प्रावधान है। इसे अमल में लाने के लिए प्रभारी सचिव उत्तराखंड अरविंद सिंह हयांकी ने नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों को पत्र भेजा है। इसे अमल में लाने के लिए निकाय के अधिकारी जुट गए हैं। हालांकि अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले एमसीडी चुनाव से आप काफ़ी सारे आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें आपके कई पदाधिकारी और 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने वालों ने आप पर भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप लगाया है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी आप पर जमकर हमला बोला। बीजेपी में शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन्होंने आप पर सम्मान नहीं देने का और भेदभाव का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको खूब समर्थन देने वाले ऑटो चालक भी इस बार वादे पूरे नहीं होने पर आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। अपनी इसी नाराजगी के चलते कुछ ने बीजेपी का साथ देने का फैसला ले लिया है।
गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य से सपा की सरकार जाते ही गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी गायत्री प्रजापति पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है। गायत्री प्रजापति गैंग रेप के मामले में जेल में है। खबरों के मुताबिक मेरठ के एक समाजवादी नेता ने गायत्री पर चकबंदी लेखपाल बनाने के नाम पर 6 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ये एफआईआर गौतमपल्ली थाने में दर्ज करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सिर्फ एनआरआई को ही पुराने नोट बदलने की मंजूरी अभी तक सरकार ने दी है। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर कई चुनावों में जनता की मोहर लग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके कानूनी पहलुओं को लेकर सुनवाई जारी है। मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने का एक मौका और दिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर से आगे बढ़ेगी। 8 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में भी कहा गया था कि जो लोग 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा पाएंगे उन्हें उचित कारण बताकर 1 तारीख तक नोट जमा कराने होंगे। लेकिन 30 दिसंबर को सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसमें सिर्फ विदेश में मौजूद लोगों के लिए 31 मार्च तक नोट जमा कराने की छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर केंद्र से सवाल पूछा कि क्या पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिए एक मौका और दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार बताए कि एक महिला जो 4 नवंबर से जनवरी तक अस्पताल में है और जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो विदेश जाने से ये कैसे अलग है। केंद्र सरकार इस मामले में मनमाना कदम नहीं उठा सकती। सरकार को लोगों को एक और मौका देना चाहिए और वो कारणों की सत्यता पर पता लगाकर ही जमा करने की इजाजत दे सकती है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये कानून बन चुका है, प्रधानमंत्री चाहे भी तो ये तारीख नहीं बढ़ा सकते। अब किसी भी तरह लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कदम सोच समझकर उठाया क्योंकि लोग इसका बेजा फायदा उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि आम लोग 31 मार्च तक पैसा जमा करा सकते हैं। ये कानून संसद ने बनाया है और सरकार को सिर्फ ये तय करना है कि इसका पालन हो। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट को कहा कि हमें पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी जाए क्योंकि जमा करने का वक्त 31 मार्च तक का है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री और आरबीआई ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी सही वजह से पुराने नोट जमा नहीं कर पाए वो 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं, लेकिन बाद में ये सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही कर दी गई, जबकि 31 मार्च 2017 तक ये छूट एनआरआई को ही दी गई है। याचिकाओं में कहा गया चूंकि लोगों के लिए सरकार ने घोषणा की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वो सभी के लिए पुराने नोट जमा करने की सीमा 31 मार्च तक करे। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमूल थापर को यूएस कोर्ट ऑफ अपील में जज नियुक्त किया है। 47 साल के थापर 2007 में केंटकी के डिस्ट्रिक्ट जज बनाए गए थे। तब वो इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई थे, लेकिन ट्रंप का इस फैसले का विरोध भी खूब हुआ। एक बार फिर अमेरिका में भारत वंशियों का डंका बजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमूल थापर को यूएस कोर्ट ऑफ अपील में जज नियुक्त किया है। 47 साल के थापर 2007 में केंटुकी के जिला जज बनाए गए थे। तब भी इस ओहदे पर पहुंचने वाले वो पहले दक्षिण एशियाई शख्स थे। नई जिम्मेदारी के लिए अभी थापर के नाम को सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन खास बात यह है कि ट्रंप के विरोध के बावजूद विपक्ष ने थापर की नियुक्ति किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन 20 जजों की लिस्ट जारी की थी उनमें भी थापर का नाम था। माना जा रहा है कि सीनेट भी थापर के नाम पर बिना किसी रोक टोक के मोहर लगा देगा। आमतौर पर ट्रंप का विरोध करने वाले साउथ एशियन बार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है। अपने बयान में एसोसिएशन ने कहा कि थापर का अमेरिका की न्यायपालिका में बहुत सम्मान है। थापर के नाम पर सीनेट की मोहर लगने के बाद वो यूएस 6th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील के जज होंगे। अमेरिकी न्यायपालिका के लिहाज से ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। अगर थापर यूएस 6th कोर्ट ऑफ अपील में जज बनते हैं तो उनके पास केंटुकी, टेनेसी, ओहियो और मिशिगन राज्यों के सुनवाई के अधिकार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
मशहूर अभिनेता संजय दत्त इन दिनों उत्तर प्रदेश के चंबल इलाके में भूमि फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान संजय की पसलियों में चोट लग गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। फिलहाल संजय दत्त ठीक हैं। फिल्म में सीन कुछ इस तरह था कि कुछ गुंडे संजय दत्त पर हमला करते हैं और वो इनका मुकाबला करते हैं। सीन के दरमियान अचानक संजय की पसलियों में तीखा दर्द हुआ। पेन किलर लेकर उन्होंने शूटिंग जारी रखी, मगर दर्द बढ़ता गया। आखिरकार संजय को एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां एक्सरे में पसलियों में चोट की पुष्टि हुई। हालांकि संजय इसी महीने फिल्म की शूटिंग पूरी करना चाहते हैं। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा विवादों में हैं। द कपिल शो के सह कलाकार और जाने माने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ उनका विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय फ्लाइट में सुनील ग्रोवर के साथ की गई बदसलूकी के लिए कपिल ने माफी मांगी, लेकिन सुनील फिलहाल माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर ने भी अपनी दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में ट्वीट करके कपिल शर्मा को उनकी गलती का एहसास कराया। सुनील ने लिखा कि भले ही सभी के पास आपकी जितनी प्रतिभा और सफलता नहीं, लेकिन इंसान का हमेशा इंसान ही समझना चाहिए और मैं आपको इस बात के लिए भी शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे एहसास कराया कि यह आपका शो है और आप जब चाहें जिसे चाहें इससे बाहर कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान की तरह व्यवहार नहीं कीजिए। आपके लिए और कामयाबी और शोहरत की कामना करता हूं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कपिल में और सुनील में लड़ाई हुई है। उधर फिल्म अभिनेता कमल हासन के खिलाफ तमिलनाडु में एक संगठन हिंदू मक्कल काची ने पुलिस में शिकायत की है। संगठन का आरोप है कि कमल हासन ने हाल में एक टीवी इंटरव्यू में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल कमल हासन ने अपने इंटरव्यू में महाभारत में द्रौपदी के जुए में हारने को लेकर अपनी टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि इस ग्रंथ में स्त्री को पुरुषों के हाथ की कठपुतली बताया गया है, जिसको उसके पति जुए में दांव पर लगा देते हैं। कमल हासन के मुताबिक जिस ग्रंथ में एक महिला को जुए में दांव पर लगाने वाली चीज के तौर पर वर्णित किया गया हो, उस ग्रंथ का भारत में महान माना जाना गलत है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कमल हासन की घेरेबंदी शुरू हो गई थी। हिंदू मक्कल काची ने कमल हासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज 21 मार्च है और 21 मार्च 1791 में ब्रिटिश सेना ने टिप्पू सुल्तान को हराकर बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया था। 21 मार्च 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। 21 मार्च 1857 में टोक्यो में विनाशकारी भूकंप में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 21 मार्च 1916 में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। 21 मार्च 1971 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पहला टेस्ट शतक लगाया था और 21 मार्च को ही हम विश्व कविता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सितार, तबला, वीणा जैसे स्थापित वाद्य यंत्रों में शहनाई को सम्मानित स्थान दिलवाने वाले बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के पर्याय थे। बिस्मिल्लाह खान से पहले शहनाई सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर ही बजती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत वाद्यों में जगह दिलवाई। लेकिन बिस्मिल्लाह खान महज इसी के लिए नहीं जाने जाते। बिस्मिल्लाह खान पूरी तरह से प्रतिमूर्ति थे भारत की गंगा जमनी तहजीब की। बिस्मिल्लाह खान की सुरीली शहनाई और बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी भावना और भारत के प्रति उनकी भावना के साथ आज देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार। निरंकार तू हे निरंकार रचो सब संसार तू ही। एक दफे, 2 दफे, 4 दफे लगते लगते एक दफे उसकी आंख में आंसू आने लगेगा। फिर तू ही निरंकार कौन है? तू ही निरंकार। निरंकार है कौन? अरे वही खुदा है जिसको आप भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है, 10 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ जी बाबा का मंदिर। मंदिर तो दूर है, मंदिर में तो जा ही नहीं सकता कोई, वहाँ मुसलमान नहीं जाता। लेकिन हम वो आदमी हैं कि हम यहीं से शहनाई उठा के उसी तरफ बजा रहे हैं। हमारे दिल में है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि सुन रहे हैं बाबा।